गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रवेश कुमार, कृषक बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज धुआपुर बाराबंकी से। आज बेटा हम क्लास 7th में लेसन फर्स्ट पृथ्वी पर जीवन इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, जिसमें कि कुछ हमारे पठनीय बिंदु हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक, पठनीय बिंदु में पृथ्वी पर जीवन, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पृथ्वी के संसाधन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वायु, जल, मृदा, वन, प्रदूषण तथा संरक्षण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और मानव एवं संरक्षण, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं पृथ्वी पर जीवन। क्या है आपकी पहली हेडिंग? पृथ्वी पर जीवन। ठीक, जैसा कि हमें इस हेडिंग से ही पता चल रहा है कि पृथ्वी पर जीवन, केवल जो जीवन पाया जाता है वह कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी पर ही पाया जाता है। ठीक है, क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी पर ऑक्सीजन, जल, खनिज पदार्थ, ठीक है, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी चीज उपस्थित हैं, इसलिए यहाँ पर जीवन पाया जाता है। अन्य ग्रहों पर खोज अभी जारी है कि वहाँ पर जीवन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी भी ग्रह पर पृथ्वी जैसे लक्षण नहीं मिले हैं। ठीक है, इसीलिए हमारी पृथ्वी पर जीवन इंपॉर्टेंट है या जीवन पाया जाता है। ठीक, जो पृथ्वी है हमारी, इसकी संरचना आप पहले जान चुके हैं 6th क्लास में। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले एक कोष के जीवों का विकास हुआ। कितने? एक कोष के जीवों का विकास हुआ है। एक कोष के जीवों का विकास हुआ। ठीक, एक कोष के जीव क्या होते हैं? जिन जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है उन्हें हम एक कोष के जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, ठीक है ना, पैरामीशियम और यूग्लिना। ठीक है, ये हमारे एक कोष के जीव हैं। तो पृथ्वी पर सबसे पहले एक कोष के जीवों का विकास हुआ, जिससे अमीबा है, पैरामीशियम और यूग्लिना। इसके बाद में फिर बहुकोषीय जीवों का विकास हुआ। किसका हुआ? बहुकोषीय जीवों का विकास हुआ। बहुकोषीय जीव अर्थात जिन जीवों का शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें हम बहुकोषीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, ठीक है, जीव जंतु हो गए, ठीक है ना, मतलब जिन जीवों का शरीर बहुत सी कोशिकाओं का मिलकर बना होता है उन्हें हम बहुकोषीय जीव कहते हैं। ठीक, तो पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। सबसे पहले एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ, जिससे अमीबा है, पैरामीशियम और यूग्लिना। फिर बहुकोषीय जीवों का विकास हुआ, जिससे मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति, ठीक है, पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो कब हुई थी? ठीक है, तो पृथ्वी की जो आयु है, पृथ्वी की उत्पत्ति या आयु, ठीक है, 4.5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक, तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है, माना जाता है, मतलब अनुमान लगाया जाता है या माना गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कितने अरब वर्ष पहले हुई है? 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है, अब इस पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई है? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति? जीवन की उत्पत्ति। ठीक, 3.5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक, तो जो पृथ्वी की आयु है वो इस समय 4.5 अरब वर्ष पूर्व माना गया है, और जो पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है, तो ये तो हमारे पृथ्वी पर जीवन की बात हो गई है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों में कौन कौन से जीव आते हैं? एक कोशिकीय में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बहुकोशिकीय में जंतु हैं, मनुष्य हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पृथ्वी के संसाधन। क्या देखते हैं? पृथ्वी के संसाधन। ठीक,
पृथ्वी के संसाधन क्या होते हैं? पृथ्वी पर दो प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, और दूसरा होता है अनवीकरणीय। दूसरा क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन मतलब ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनको हम क्या कर सकते हैं? नया कर सकते हैं या बार बार उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे प्राकृतिक संसाधन जिनको हम दोबारा से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय, या हम दोबारा इनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं या दोबारा हम इनको बना नहीं सकते हैं, इन्हें हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन में एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ठीक। जो सूर्य का प्रकाश है हमारे, ये हम देखते हैं कि ये नवीकरणीय संसाधन है, ये कभी भी समाप्त ना होने वाला है, ठीक है, ये कभी भी समाप्त ना होने वाला है। सूर्य का प्रकाश हो गया। और दूसरा आप देखते हैं ऑक्सीजन, क्या देखते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भी हम यूटिलाइजेशन करते हैं और यह भी कभी समाप्त ना होने वाला संसाधन है, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन हो गया जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? इनको हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कोयला हो गया, ठीक है, खनिज हो गया, ठीक है, और जो गैसें होती हैं, ठीक है, ये हमारे अनवीकरणीय संसाधन हैं। अगर कोई खदान चल रही है जहां पर कोयला खोदा जा रहा है, ठीक, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि वहां पर जो कोयले की खान चल रही है वहां पर धीरे धीरे कोयला क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, ठीक। खनिज अगर हमें पता चलता है कि इस भूप्रकृति में खनिज पाया जाता है, लेकिन एक ऐसा समय आता है वहां पर भी खनिज क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो कुएं से जो गैस निकाली जाती है, वहां भी एक कंडीशन ऐसी आती है कि वहां पर भी ये चीजें क्या हो सकती हैं? समाप्त हो जाती हैं, ठीक। कोयले को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये नहीं कि 2-4 साल में, 10 साल में, 20 साल में फिर से वहां कोयला हो जाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पर ये पूर्णतया क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, पूर्णतया ये सब क्या हो जाते हैं? खाली हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये नवीकरणीय संसाधन है और ये अनवीकरण, मतलब इसको हम नया नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब प्राकृतिक संसाधन के बाद में हम पढ़ेंगे वायु क्या है, ठीक है, वायु के बारे में, जल के बारे में, ठीक है, और वन के बारे में देखते हैं। हमारा वायु, ठीक है, वायु क्या होती है? आपने देखा होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में जो है बहुत सी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें कौन कौन सी होती हैं? नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और CO2 होता है और बहुत सी अन्य गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में। कहाँ पाई जाती हैं? एटमॉस्फेयर में, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनका संगठन क्या होता है। जो ये नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो अन्य गैसें होती हैं, इनका संगठन क्या होता है? इनकी मात्रा कितनी होती है हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इनका एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वायु में गैसों का संगठन, वायु में गैसों का संगठन। सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन। क्या देखते हैं? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे जो है एनवायरनमेंट में कितनी पाई जाती है? 78%। कितनी पाई जाती है? 78%, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद में देखते हैं ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21%, 21%, ठीक है। फिर आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ये कितनी पाई जाती है? 0.3%,
और बाकी जो अन्य गैसें हैं, क्या हैं, अन्य गैसें जो हमारी हैं वो कितनी पाई जाती हैं, 0.7%। ठीक है, ये हमारे वायु में गैसों का संगठन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन कितना पाई जाती है, 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 21% पाया जाता है। और हमारा CO2 जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये कितना होता है, 0.3% होता है। और जो हमारे अन्य गैसें होती हैं वो कितनी पाई जाती हैं, 0.7%। ठीक, तो ये हमारे वायु में गैसों का संगठन हुआ है। ठीक, अब हम देखते हैं वायु में ही कुछ प्रदूषण के बारे में बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि वायु का प्रदूषण, वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण। ठीक है, हम देखते हैं कि वायु में कुछ अन्य हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं। ठीक है, जिससे हमारी जो वायु होती है वो क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, वायु प्रदूषण में सबसे पहले आप देखते हैं कि कौन कौन जिम्मेदार है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है वायु को प्रदूषित करने में। तो आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, ठीक है, ये जिम्मेदार हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं, ठीक है, ये हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है, ये सब हैं। और आपने देखा होगा जो आपके घर में AC होती है, ठीक है, फ्रिज होती हैं, ये सब वायु को प्रदूषित करती हैं, जिसमें से। और आपने देखा होगा जो मोटर गाड़ी है, ठीक है, मोटर गाड़ियां हैं, ये भी वायु को प्रदूषित करने में जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, जो AC और फ्रिज हैं, इसमें से कौन सी गैसें निकलती हैं, CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें से गैसें निकलती हैं। मोटर गाड़ी जो होती है उसमें क्या निकलती हैं, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती हैं। क्या निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, ये गैसें निकलती हैं, चिमनियों निकलती हैं। आपने देखा होगा कि ये सारे जो भी हैं ये हमारे वायु को प्रदूषित करती हैं। ठीक है, तो ये सब जिम्मेदार हैं हमारे वायु को प्रदूषित करने में। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसका संरक्षण कैसे करते हैं। तो वायु प्रदूषण को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है। सबसे पहले जो गाड़ियां होती हैं वो CNG होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में CNG बसें चलती हैं, ठीक है, CNG ऑटो चलते हैं, जिससे कि कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलते हैं और हमारा जो प्रदूषण है वो कम रहता है, मतलब होता ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा। दूसरी बात क्या है, जो फैक्ट्रियां होती हैं, इनकी जो चिमनी है, इनको हमेशा क्या किया जाए, बहुत ऊंची कर दिया जाए। ठीक है, और इनसे जो धुआं निकलता है उसमें धुएं रोधी यंत्र लगाए जाएं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, वायु को प्रदूषित होने से बचाती हैं। ठीक, अब हम जल के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, जल। जल क्या होता है, जल को हम H2O कहते हैं। 2 परमाणु हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन को होता है, इसको मिलकर किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। पृथ्वी पर कितना भाग पाया जाता है, 3/4 भाग। 3/4 भाग जो पानी है वो पाया जाता है पृथ्वी पर। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है, सागरों में और समुद्रों में। ठीक है, सागरों में और समुद्रों में पाया जाता है जल। ठीक, ये जो होते हैं इनमें लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इसको लवणीय जल कहते हैं। क्या कहते हैं, लवणीय जल कहते हैं, क्योंकि इसमें लवण की मात्रा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, हम सब लोग जो पानी पीते हैं वो एकदम शुद्ध होता है, प्योर होता है। ठीक है, वो पानी पीने योग्य होता है। ठीक, अब जल प्रदूषण क्या होता है, अगर हम जल की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रदूषण लिखा हुआ है, इसलिए हम प्रदूषण के बारे में बात करते चलते हैं। ठीक है, जल प्रदूषण। ठीक है, शुद्ध जल में कुछ हानिकारक पदार्थ आके मिल जाते हैं, जिससे हमारा जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। वो पानी पीने योग्य नहीं रहता है। ना कि वो हम सब लोग केवल पी सकते हैं, बल्कि जो जानवर हमारे होते हैं वह भी इस पानी को नहीं पी सकते हैं। ठीक है, अब जल प्रदूषण में कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको प्रदूषित करने में। आपने देखा होगा जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, क्या होती हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं। ठीक है, इन फैक्ट्रियों का
इन फैक्ट्रियों का जो कूड़ा होता है, कूड़ा करकट होता है, वह इसी में क्या कर दिया जाता है, ठीक है, जल में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े जो नाले होते हैं उनको इसी में क्या कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है, जिससे उसमें का जो गंदा पानी होता है वो भी निकलता है और जल को प्रदूषित करता है, ठीक है। क्या करते हैं लोग, जानवरों को नहलाते हैं, क्या कहते हैं, जानवरों को नहलाते हैं, या मरे हुए जानवरों को डाल देते हैं, मरे हुए जानवरों को डाल देते हैं, ठीक है, जल में डाल, जिससे कि जो जल हमारा है वो क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता है, ठीक है। तो ये हमारे जल प्रदूषण की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि जल प्रदूषण का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, ठीक है। जल का संरक्षण, जल का संरक्षण, ठीक है। जल को संरक्षित करने के लिए सरकार बहुत बड़े बड़े कदम उठा रही है, ठीक है। पहली बात तो जल को संरक्षित करने के लिए जो फैक्ट्रियों का कूड़ा करकट है वो इसमें प्रभावित नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉलीथीन है वो भी इसमें नहीं डालना चाहिए, जितना भी कूड़ा करकट है उसको इसमें प्रभावित नहीं करना चाहिए। मरे हुए जानवरों को पानी में ना डालकर उसको गड्ढे खोदकर उसमें क्या कर देना चाहिए, उसमें बंद कर देना चाहिए, ठीक है, जानवरों को। और समय समय पर, ठीक है, इसकी बीओडी नापना चाहिए, जिससे कि ये हमें पता चल सके कि ये शुद्ध जल है या नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब जल प्रदूषण के बाद में हमने देखा है वन के बारे में, क्या है, नेक्स्ट हमारा वन है, ठीक है, वन, इसको हम फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। वन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो वन हमारे होते हैं ये हमारे अमूल्य होते हैं, अमूल्य धरोहर के रूप में हम इसे जानते हैं वन को, जिसको हम फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। और अगर वन ना हो तो बारिश का भी सिस्टम नहीं बन पाता है, ठीक है। वन से हमें क्या प्राप्त होता है, वन से हमें औषधि प्राप्त होती है, वन से हमें औषधि प्राप्त होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा फल, फूल, लकड़ी, ठीक है, ये सब हमें किससे मिलते हैं, वनों से तो मिलते हैं, ठीक है। तो हमें वन जो है बहुत ही लाभकारी हमारा होता है, ठीक है। औषधि में प्राप्त होती है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं और बहुत सारी लकड़ियां भी मिलती हैं, ठीक है। अब वन का संरक्षण, वन का संरक्षण क्यों इम्पोर्टेंट है, वन का संरक्षण बहुत ही जरूरी होना चाहिए, क्योंकि वन संरक्षण, ठीक है, वन के संरक्षण से ही, वन के संरक्षण से ही हमें औषधि बहुत ज्यादा मात्रा में मिल सकती हैं, ठीक है। दूसरी बात, इमारती लकड़ियां भी हमें मिल सकती हैं, ठीक है। हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि जो वन होते हैं वो क्या करते हैं भाई, हमारी दी गई CO2 को वो ग्रहण करते हैं, उसके बदले में हमें क्या देते हैं, ये ऑक्सीजन निकालते हैं, वो ऑक्सीजन हम सब लोग ग्रहण करते हैं। तो वन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सबके लिए, ठीक। दूसरी बात, विभिन्न प्रकार की औषधि मैंने बता दिया है, ठीक है। और ये हमारे बाढ़ को भी रोकते हैं, अगर बाढ़ आ रही है तो उनको भी क्या करते हैं, ये रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी जड़ें मजबूत होती हैं, इसलिए जो है ये मिट्टी के कटान को भी रोकती है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वन संरक्षण हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मानव एवं संरक्षण, ठीक है, मानव एवं संरक्षण, ठीक है, मानव एवं संरक्षण, ठीक है, मानव एवं संरक्षण, ठीक है। मानव जो है बेटा वो हमारी पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी है, ठीक है। जो मानव है वो हमारी पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी है, और मानव का ये दायित्व बनता है कि वो हर एक चीज को क्या करें, संरक्षित करें, हर एक चीज को क्या करें, संरक्षित करें, ठीक है। और दूसरी बात, मनुष्य पृथ्वी का है, ना कि पृथ्वी मनुष्य की। जो पृथ्वी है हमारी वो किसकी है, मनुष्य की, ना कि पृथ्वी मनुष्य की है, ठीक है। तो ये हमारा मानव एवं संरक्षण हुआ है बेटा, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपका लेसन 2 कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। बाकी आप सब लोग पढ़ते हैं, धन्यवाद।